स्टार्ट करते हैं आगे। आपके बुक्स के पन्नों के साथ हमने आपको बैकग्राउंड बता दिया, तो शुरुआत है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति क्या है, समुद्रगुप्त रिलेटेड बात बता दिया हमने, हरिसेन के बारे में बताया और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात बताई। जरा गौर करिए, अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा कर रहा था। उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है, उस कविता की। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस नोन एज प्रशस्ति। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। गौतमी पुत्र श्री शात करने की प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अब सीधा समुद्रगुप्त पर आ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा किया है। अर्थात कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त को इस प्रयाग प्रशस्ति में ये बताया है, कविता की शैली में लिखा हुआ है, प्रोज वर्स में, और बताया कि वो एक अच्छे योद्धा हैं, युद्ध को जीतने वाले हैं, एक अच्छे विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं। ये सब प्रशंसा कर रहा है हरिसेन अपने राजा समुद्रगुप्त की। कहाँ, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। पेज टर्न करिए, 112 नंबर पर पेज पे आ जाइए। मालूम है ना 112 इमरजेंसी नंबर होता है पूरे देश में, हाईवे पर और वैसे भी नहीं, मालूम है ना। आर्टिकल्स संविधान में 112, एनुअल फिनेंशियल डाटा यानी आम बजट को बताता है 112। चलिए आगे, तो पेज नंबर 112 पे योद्धा समुद्रगुप्त, वॉरियर समुद्रगुप्ता, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हारियों, तीरों, भालों, बर्छे, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। उसे कहते हैं योद्धा। जब आप किसी को कहते हैं आप तो महान योद्धा हो, तो समझिए उसका शरीर कई युद्ध करने के बाद, युद्ध का अभ्यास करते करते तलवारों से कई घाव हैं, गदाओं से लगे हुए कई चोट हैं, खंजर भुके हुए हैं, बर्छे, भाले, तीर, कमान से कई जो हैं रियल टैटू बने हुए हैं, रियल टैटू, उसे कहते हैं योद्धा। आई वुड लाइक टू बी से, यू नो, चित्तौड़ के राणा होते थे किंग, और चित्तौड़ के एक राणा थे राणा सांगा उर्फ राणा संग्राम सिंह, जो बाबर से बैटल ऑफ खानवा लड़ेंगे। यू नो, राणा सांगा के छाती पर युद्ध में लड़े 27 घाव थे। ये रियल टैटू की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ गुदवा लिए, यहाँ पर करीना कपूर गुदवा लिए, सैफ अली बन गए या वगैरह वगैरह, रियल टैटू। तो यही बात कह रहा है। योद्धा का अर्थ क्या होता था, समझ गया? तो एक तो योद्धा का मतलब हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दूसरा, हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अशोक वाले अभिलेख पर किया है। कितने प्रकार के? 4, और मैंने ये चारों आपको बता दिए। ठीक है, वो चारों में पहला क्या है, हरे रंग का जो क्षेत्र है आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिसे जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया। मैप में देखिए ग्रीन कलर जो है, लाइट ग्रीन, 9 किंग्स अभी बताया। दूसरे नंबर पे रेड है, और रेड में जो है 12 राज्य थे जो पूर्वी पेनिनसुला पर थे, उसको जीता, और समुद्रगुप्त ने जो है उसको समर्पण करवा दिया, और समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यू हैव टू रूल योर ओन कंट्री बट यू आर अंडर मी। तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बनाया, जिसमें बंगाल वगैरह बताए थे, और उन सब को जीत लिया। फिर कहा सालाना उपहार देते रहो और दरबार में हाजिरी लगाते रहो। टाइम टू टाइम यू हैव टू प्रेजेंट इन कोर्ट विद गिफ्ट। और चौथा, जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज वाले थे वेस्ट पार्ट में, उनको जीता
और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवाया और उनकी बेटियों से खुद शादी करके उसकी लॉयल्टीज को अपनी तरफ कर लिया। ये 4 है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे विजय किए, उनमें अपने जीते हुए प्रदेशों के साथ कितने प्रकार की नीति अपनाई? 4 प्रकार की। दक्षिण भारत के पूर्वी तट के कितने राजाओं को परास्त किया? 12। केंद्रीय प्रांतों में कितने राजाओं को किया? 9। किसके साथ कौन सी नीति अपनाया? यहीं से सवाल आएगा, ये हाईलाइटेड होगा क्वेश्चन। बगल में सिक्का है, वीणा बजाने वाला राजा, सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। देखिए बेटा, समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वह शासक जिसने लिच्छवी गणराज्य की एक कन्या जिसका नाम कुमार देवी था उससे शादी किया और फिर एक पुत्र प्राप्त हुआ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की कन्या, ठीक है। तो लिच्छवी कन्या थी और उस जमाने में और आज भी महिलाएं शादी के बाद जिस गांव से रिलेट करती है ससुराल में लोग उसको उसी गांव के नाम पर बोलते हैं। मेरी माँ जो है पौराम नाम के गांव से बिलोंग करती है, तो पूरे गांव में उनको पौरमा वाली कहते हैं। हमारी एक चाची मझोलिया गांव से बिलोंग करती है, गांव के लोग उसे मझोलिया वाली कहते हैं। समझ में आई बात? तो ठीक वैसे ही लिच्छवी की थी और बेटा ये हुआ, तो समुद्रगुप्त लिच्छवियों का क्या होगा? लिच्छवी उनके नाना नानी होंगे ना, नाना नानी का गांव हुआ ना। तो नाना के नजर में समुद्रगुप्त क्या है? नाती। तो नाती को संस्कृत में कहते हैं दौहित्र और नतनी को दौहित्री। तो लिच्छवी दौहित्र मतलब क्या हुआ? लिच्छवियों का नाती। तो समुद्रगुप्त को एक प्यारा नाम क्या मिला था? लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों का नाती। समुद्रगुप्त वीणा वादक था, म्यूजिशियन था, संगीतज्ञ, वीणा बजाता था, कवि भी था। कभी युद्ध हारा नहीं, तो भारत का नेपोलियन बोनापार्ट भी कहते हैं। इसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसने बहुत सारे चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के पर एक शेर पर बैठा, हाथ में वीणा लिए हुए बजा रहा है। छोटा वीणा है, वीणा बजा रहा है। तो वह कौन सा गुप्त शासक है जो वीणा वादक था? समुद्रगुप्त। वह कौन सा गुप्त शासक है जो संगीतज्ञ था? समुद्रगुप्त। वह कौन सा शासक है जिसे लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? समुद्रगुप्त। वह कौन सा शासक है जो एक सिक्के में सिंह पर बैठा, शेर या सिंह पर बैठा वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। और उस सिक्के में शेर है, शेर के ऊपर समुद्रगुप्त बैठा है, हाथ में वीणा लिए हुआ है और वहां लिखा हुआ है सिक्के पर लिच्छवी दौहित्र। तो सवाल, लिच्छवी दौहित्र वाला सिक्का किससे जुड़ा है? समुद्रगुप्त। देखा आपने, एनसीईआरटी तो बच्चों के लिए है ना, 6th क्लास, पर आपको समझाऊंगा मैं ऐसे ही, वक्त लगेगा, तकलीफ नहीं। पर आपको फिर कहीं समझने की जरूरत पड़े तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। अब आइए, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए आगे क्या लिखा है। तो आगे जो है चैप्टर में मैप है, मैप नहीं पढ़ना, आगे बढ़ना। अब यहां पे दिया है वंशावलियां, हायरार्की। तो ध्यान दे, गुप्त वंश के जो राजा होते थे वो महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, भट्टारक, परम भट्टारक, महासामान, समांताधिपति, ये सब अपने टाइटल, उपाधि रखते थे। क्योंकि गुप्त काल में राजा की बहुत सारी शक्तियां जो थी छोटे छोटे राजा में बंट गए। तो अब राजा के ऊपर ये राजा हुआ, राजा अधिराजा, महाराजा धीराज, ये सबसे ऊपर में आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये सभी राजा उपाधि रखते थे।
फिर भी विक्रमादित्य किसने रखा, परम भट्टारक की उपाधि किसने रखा। भट्टारक शब्द होता है जो दूसरे के कमाए हुए धन पर जीता है, शेयर लेके। तो किसान लोग कमाते हैं और टैक्स पे प्रशासनिक अधिकारी से लेके राजनेता लोग जीते हैं। तो राजा भी तो कोई काम नहीं करता था कृषि का, तो ये जो दूसरे के शेयर से अपना शेयर निकाल के खाए, बदले में वो काम कर रहा है राज्य के लिए, पर वो अनाज के संदर्भ में, इनकम के संदर्भ में अपने नीचे पर डिपेंड है। तो भट्टारक का भी परम भट्टारक, ये चीज। सामंतवाद की शुरुआत हो चुकी थी, फ्यूडलिज्म की, तो इस तरह की उपाधि आने लगी। तो ध्यान दें, वही बात लिखा गया। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी प्रदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताता है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवीगण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले प्रथम शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज और इससे भी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की और दादा और परदादा महाराजा के रूप में भी उल्लेख हुए। धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। थोड़ा सुनना है, थोड़ा सुनना है। गुप्त वंश का फाउंडर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त एक सामंत के रूप में रहा, ठीक है। वो जो है कुषाणों का सामंत था, ऐसा माना जाता है। गुप्त वंश का फाउंडर श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा हुआ घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, और ये हुआ एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक 319 में। वैसे 250 से ये शासन है, पर 319-20 में इसकी स्थापना। तो एज ए एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम। उसने महाराजा धीराज की उपाधि रखी। उसका बेटा समुद्रगुप्त ने भी रखी महाराजा धीराज की उपाधि, और ये वंश आगे बढ़ता गया। समुद्रगुप्त का बेटा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य। विक्रम और वैताल, कालिदास जिसके दरबार में होगा। फाहयान चीनी यात्री आएगा जो मेहरौली का आयरन पिलर स्टैब्लिश्ड करेगा। उज्जैन सेकेंड कैपिटल बनाएगा, वो आगे आएगा। समुद्रगुप्त का बेटा, समुद्रगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आएगा आपका स्कंदगुप्त, ठीक है। इसी तरह से और भी आएगा बुद्धगुप्त, और इस तरह से कुमारगुप्त आएगा। तो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त और खत्म हो जाएगा। लेकिन को वही चीज बताया है। अब है तो राजा, महाराजा, अधिराजा, ये सब टाइटल ये लोग रखते थे राजा। उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची भी है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को पराजित किया। यानी समुद्रगुप्त का बेटा जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने शकों को हराया वेस्टर्न पार्ट में, और इस खुशी में चांदी के दिनार नाम के सिक्के जारी किए। चांदी के दिनार नाम के सिक्के जारी किए, और उसमें शक को पराजित करने के संदर्भ में अपने एक टाइटल के साथ खुदवाया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दिया हुआ है भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासन तक चलता रहा, और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। अभी बताया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का बेटा है, उज्जैन नाम का सेकंड कैपिटल बसाएगा। वहाँ पर उसके दरबार में नवरत्न होंगे। नवरत्न में धन्वंतरी भी होगा, अमर सिंह भी होगा, ठीक है, अपरार्क भी होगा, और मालूम ही है आर्यभट्ट होंगे, और महाकवि कालिदास भी होंगे, और भी होंगे। तो वही बात बता रहा है। तो कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। आम जनता में बड़े लोग जो होते थे वो क्या बोलते? ब्राह्मण। और निम्न और मध्यम वर्ग के लोग क्या बोलते थे? प्राकृत। स्त्रियां क्या बोलती? प्राकृत। गुप्त काल के नाटकों में उच्च घराने के पात्र संस्कृत बोलते, और निम्न घराने के लोग प्राकृत भाषा बोलते। ये सब बात। अगला है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखा आपने, थोड़ी सी जानकारी आपको गुप्त वंश का दिया, और अगली जानकारी अब आपको पुष्यभूति वंश का देगा, जिसे अब वर्धन वंश भी कहते हैं।
हर्षवर्धन के बारे में बताएगा। आप इसी में आगे घुसने से पहले मेरी बात को गौर से सुनिए, ठीक है? सुनिए। पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति था जो आज के हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नाम की जगह पर शासन करता था। कहते हैं ये गुप्तों का सामंत था। उसका एक बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन। फिर प्रभाकर वर्धन ने शासन किया। तो याद रखना है, पुष्यभूति, उसी से हुआ प्रभाकर वर्धन, और फिर वर्धन टाइटल चलता रहा। तो इसे पुष्यभूति वंश भी और वर्धन वंश भी कहते हैं। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हुए। 3 संतान में पहला बेटा था राजवर्धन, दूसरा बेटा था हर्षवर्धन, और तीसरी एक बेटी थी राजश्री। राजश्री की शादी कन्नौज के राजा यशोधर्मन से हो गया, ठीक है? और राजवर्धन सत्ता में आया पिता के मरने के बाद। तो राजवर्धन जो है राज कर रहा है, हर्षवर्धन भाई का साथ दे रहा है, और बहन की शादी कन्नौज के राजघराने में हुई, ठीक है? अब क्या होता है, राजवर्धन की हत्या हो जाती है। कौन कर देता है? याद रखिएगा, राजवर्धन की हत्या बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा आज है, बंगाल उस वक्त का जरा गौर फरमाइएगा। जो बंगाल है, साउथ वाला पार्ट कहलाता था राधा। पूरब का हिस्सा जो आज बांग्लादेश है वो कहलाता था गौड़ ब्राह्मण। और जो आज हमारे भारत में बंगाल है वो कहलाता था बंगाल। तो गौड़, पूर्वी बंगाल, गौड़ का शासक ब्राह्मण वंश का था शशांक। शशांक भी शक्तिशाली राजा था। शशांक ने मालवा के राजा के साथ साठ-गांठ कर लिया, और जब राजवर्धन मालवा के राजा पर चढ़ाई के लिए गया तो यह याद रखिएगा, उसने मालवा के राजा को कहा कि तुम राजवर्धन की हत्या करो। तो राजवर्धन की हत्या शशांक के इशारे पर हुई। समझ में आई? तो इस तरह से शशांक ने मार दिया। ये शशांक वही है जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसको काट डाला। ये भी बात है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे आइए। अब अगला जो पॉइंट बनता है, इधर भाई राजवर्धन मारा गया, भाभी विडो हो गई, और इसी लड़ाई में कन्नौज का राजा जो इसका जीजा था उसे मालव नरेश ने मार दिया। मालवा मध्य प्रदेश, मालव नरेश ने मार दिया। तो वो समाप्त। अब बहन हो गई विधवा, और बहन को कोई संतान नहीं, इशूलेस थी, तो बहन भी विधवा हो गई। ये भी पॉइंट आपने देखा। अब आगे आइए। बहन भी विधवा हो गई। तो एक तरफ भाई मारा गया, एक तरफ जीजाजी मारे गए हर्षवर्धन के। तो इधर भाभी विधवा, इधर बहन विधवा, राज कब्जे में। और बहन जो है को पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, और बंदी बना करके उसको घने जंगल में रखा था। लेकिन वहां से वो निकल के भाग गई और मरने की आकांक्षा से जंगल के भीतर चली गई थी। ऐसे कठिन समय में हर्षवर्धन जो थानेश्वर का राजगद्दी पर बैठा था, कन्नौज को भी अपनी सीमा में लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो बहन का राज और अपना राज मिला करके एक राज बना। 606 में वो कन्नौज का राजा घोषित हुआ, और तुरंत सबसे पहला काम बहन को ढूंढना। तो बहन को ढूंढ कर लाया और उसे राजमाता का दर्जा दिया। बहन कभी शादी दोबारा नहीं की, धर्म कर्म में लगी रही, दान पुण्य में, और उसी से प्रभावित होकर हर्षवर्धन भी इतना बड़ा दानी हो गया कि महादानी कहलाया। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया। वो खुद बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट लेखक था।
उसके दरबार में बाण भट्ट जैसा इतिहासकार और वो कवि भी था, और बहुत सारी बातें। वही है जो कुंभ मेले का आरंभ किया। हर 5वें वर्ष प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन करता, दान पुण्य का। वही समय के साथ कुंभ कहलाया। हवेन शान चीनी तीर्थ यात्री इसके दरबार में आया। पांचाओ, चीन के पांचाओ की सेना को हर्षवर्धन ने तिब्बत वाले क्षेत्र में पराजित किया। बहुत सारी बातें। सामंतवाद का युग हुआ। ये हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन ने अपने जीजा जी के मारने का बदला भी लिया, और अपने भाई के कत्ल के लिए शशांक की भी 630 में हत्या करके शिलादित्य की उपाधि धारण किया। इस हर्षवर्धन का एक मित्र था कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन। जब इसने हवेन सांग के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया, तो दुर्लभ वर्धन ने अपनी तरफ से गिफ्ट भेजा, गौतम बुद्ध का दांत, जो आज श्रीलंका के कैंडी में है, स्तूप में। भास्कर वर्मन इसके समय में ही पैरेलल जो है, काउंटर पार्ट जो है, कामरूप यानी असम का राजा था। इसी के समय बंगाल में गौड़, जिसको मार दिया शशांक, वो राजा था। और वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिम चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय था। और दक्षिण में भी कई राजा थे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। ये इसके समकालीन काउंटर पार्ट हैं। याद रखिएगा, ये हर्षवर्धन है। अब हर्षवर्धन के बारे में है कुछ, पढ़ लीजिए। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, ड्रामा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शना। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो याद रखिएगा, नागानंद जो है नाटक के भीतर नाटक है। नाटक, गर्भ नाटक कहते हैं, द फिल्म विद इन द फिल्म, ये चीज है। बाण भट्ट ने हर्ष चरित नाम की इसकी जीवनी लिखी, और बाण भट्ट ने कादंबरी नाम की भी पुस्तक लिखी, जो उसके दरबार में था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये तो समझ में आ गया। अब देखिए आपका किताब क्या कहता है, तो फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहीं पे एक बात और कहते हैं, सभी जगह जीत हासिल किया, नो डाउट, लेकिन ये चाहता था कि दक्षिण भारत का भी जीत हासिल करे। इस ख्याल से हर्षवर्धन की सेना दक्षिण अभियान पर निकली तो जरूर, पर नर्मदा नदी के किनारे आकर के उसे वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिम के चालुक्य 3 थे, पूरब के चालुक्य, पश्चिम के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो ये जो चालुक्य राजा है पुलकेशिन सेकेंड, इसका बाल जो था ब्लॉन्डी हेयर था, सिंह के कलर जैसा। पुलकेशिन, पुल्ली मतलब शेर होता है, केशिन मतलब बाल, जिसका बाल शेर के जैसा हो, तो इसलिए इसका नाम था पुलकेशिन सेकेंड। और ध्यान देंगे तो ये, इसकी राजधानी बादामी थी, एहोल के पास, कर्नाटक में बादामी। पॉइंट क्लियर? तो ये वेस्टर्न चालुक्य है, सर्वशक्तिशाली चालुक्य राजा था। तो नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन के सैन्य अभियान जो दक्षिण भारत के लिए चले थे, उसे पुलकेशिन द्वितीय ने चुनौती दी और पराजित कर दिया हर्ष की सेना को। और इस खुशी में पुलकेशिन द्वितीय का जो राजकवि, पोएट लॉरिएट राजकवि को कहते हैं, पोएट लॉरिएट। जैसे शेक्सपियर भी राजा के यहाँ था, विलियम वर्ड्सवर्थ भी राजा के यहाँ था, टेनिसन भी था राजा के यहाँ। तो पोएट लॉरिएट था राजकवि, और राजकवि का नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने होल नामक स्थान पर एक चट्टान में एक प्रशंसा के रूप में अभिलेख लिखवाया, और उसी में वर्णन है कि किस तरह से हर्ष की सेना को, उसके दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी तट पर कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। और पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक टाइटल रखा, अपनी उपाधि रखी, मालूम है क्या? नर केसरी, नरों में सिंह। तो नर केसरी, नरों में सिंह उपाधि रखा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस नर केसरी को बड़ा घमंड था कि हमसे बड़ा कोई शासक नहीं। इसी समय पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसने इसको कई बार पराजित किया था। अब इसकी हेकड़ी तोड़नी थी, और उसने मल्ल युद्ध को अंजाम दिया।
द्वंद्व युद्ध, कुश्ती, रेसलिंग, और इसमें मल्ल राजा ने इसे समाप्त कर दिया, मार दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन राजा ने मारा, प्रथम पल्लव राजा, और मारने के बाद अपना एक टाइटल रखा, महामल्ल, नोन एज मामल्ल, यानी सबसे बड़ा ताकतवर, महाबली। और इस खुशी में अपना एक मंदिरों की नगरी स्थापित किया तमिलनाडु में, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, जिसे आज ऑफशोर मंदिर 7 पगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। ये था नरसिंह वर्मन। उसने तय किया कि भाई सिंह तो एक ही ना होगा, तो वो नर केशरी, इसका नाम ही है नरसिंह, नरों में सिंह। तो ये कहानी है। वैसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का राज उसे चाचा सोमेश्वर से मिला था, सोमेश्वर उसके चाचा थे, उससे मिला था। ये सब कहानी आप में छोटे छोटे लेवल पे है, थोड़ा एक बार पढ़ देता हूं, सुनिएगा गौर से। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, 606 से 647 एडी शासन किया। इसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। किसने लिखा? उसके राजकवि और इतिहासकार बाण भट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें हर्षवर्धन कैसे सत्ता को प्राप्त करता है, इसके बारे में विषय है। इसके बारे में विषय। अब आइए, हवेन शांग जो चीनी तीर्थयात्री था, इसके समय भारत आया 629 एडी में और गया 643 एडी। थानेश्वर के राजा ये बने थे। बहनोई कन्नौज का शासक था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया और शशांक को मार के शिलादित्य की उपाधि धारण किया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली, उतनी सफलता उन्हें हर जगह आगे नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये कहानी अभी बयान किया। अब देखा, हर्षवर्धन की कुछ बात हो गई। अब ये किताब आपको लेके चल रहा है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव वंश, तमिलनाडु में कांचीपुरम यानी कांची, वहां पर पल्लवों की राजधानी, पल्लव राजा थे। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, आदित्य प्रथम, ऐसे बहुत सारे राजा हुए एक पर एक। ये पल्लव वंश ने ही मंदिर स्थापत्य कला को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। इन्हीं के समय नैनार अलवार संत आंदोलन चला। ध्यान देंगे, पल्लवों का राज, उनकी राजधानी कांचीपुरम यानी कांची, उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक पल्लवों का राज फैला था। तमिलनाडु, कावेरी डेल्टा। चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य, कृष्णा और तुंगभद्रा, भारत के दक्षिण भारत के नक्शे को दिमाग में लीजिए। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, एक तुंग नदी है, एक भद्रा। तुंग और भद्रा आपस में मिल जाती है तो कहते हैं तुंगभद्रा। अब ये दोनों मिलकर के कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाता है। तो ये सब कर्नाटक के वेस्ट नॉर्थ में है, तो ये ध्यान में रखना है। तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में चालुक्य राजा था, बादामी का चालुक्य बताया ना। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। मैंने कहा क्या? चालुक्य यानी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी एहोल थी, क्योंकि बादामी कब्जे में चला गया था। अब धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया। कौन? एहोल। एहोल में बहुत मंदिर वगैरह है, तो आज ये एक रिलीजियस प्लेस भी है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। रायचूर का जो दुआब था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, उसके लिए लड़ते थे, क्योंकि ये दुआब आने का मतलब है काफी अनाज आएंगे और काफी जो है धन आएगा, टैक्स आएगा। अब आइए, पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
इसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। इसने कई प्रशस्ति रचे, पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में, यानी चालुक्य राजा के पुलकेशिन के 4 पीढ़ियों के बारे में चर्चा करता है। कौन? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला, बताया ना, सोमेश्वर से राज्य मिला। और याद रखिएगा, सोमेश्वर जो है पल्लवों से युद्ध में हार गया था। पल्लवों से युद्ध में हारा था सोमेश्वर, तो याद रखिएगा पल्लवों ने जो है उसके पीठ पर गुदवा दिया था हारा हुआ करके। उसको इतनी गलानी महसूस हुई कि कृष्णा नदी में कूद करके आत्महत्या किया था। तो जिसके परिवार में कोई ऐसे तकलीफ होते हैं तो उसका अगला जनरेशन पूरी चुनौतियों के साथ उभरता है। तो याद रखिएगा, ये जुनून पैदा करिएगा, जुनून बनाए रखिएगा। अब आइए, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाए। पुलकेशिन द्वितीय ने पश्चिमी तट और पूर्वी तट पे भी अपने सैनिक अभियान को रखा। और हर्ष का अर्थ है आनंद, हर्षवर्धन। अब देखिए, रवि कीर्ति ने जो एहोल अभिलेख लिखवाया था हर्ष को हराने का, ठीक है, तो एहोल अभिलेख में यही है कि अब हर्ष का हर्ष नहीं रहा, हर्ष हार गया, आनंद उसका खत्म। तो ऐसे लिखा है, हर्ष का अर्थ आनंद है, और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी, लेकिन वही बाद में मार डाला पुलकेशिन द्वितीय को। ये चीज है। अब है, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, पल्लव और चालुक आपस में लड़े तो उनकी जगह पर 2 और आ गए। कौन? राष्ट्रकूटा और चोला। मध्यकाल के चोल ने हिसाब लगा दिया राष्ट्रकूटों का भी, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट ने हिसाब लगा दिया, तो राष्ट्रकूट एक्चुअली चालुक्य का हिसाब लगा दिया, और चोला जो है पल्लवों का नाश कर दिया। चोल, मध्यकाल के चोल पल्लवों का विनाश किया, राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का विनाश किया। ये याद रखिएगा। अगला सब टाइटल है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। हमेशा द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज विलेज। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। गांव में जो जमींदार होते, ताकतवर होते, संपत्तिवान होते, पावरफुल होते, जिनको अपनी जाति पर, अपने समुदाय पर पकड़ होती, उसको अपने प्रशासन के अंग में ला करके गांव पर अपनी पकड़ बनाए रखते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, यानी कुछ ऐसे पद थे जो हायरार्कियल हो गया। कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक था, मैंने अभी अभी बताया, अर्थात मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जज था। हरिसेन एक महादंड नायक के साथ साथ कुमारमात्य, यानी कुमारमात्य मतलब क्या है? मंत्री भी था, महत्वपूर्ण मंत्री। वो संधि विग्रहक भी है, युद्ध और शांति मंत्री भी है, और इसके वह एक कवि भी है। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। यह हर जगह होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं उसका बोलबाला होता है, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसकी सहायता चाहते हैं। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी का मतलब कौन? मुख्य व्यापारी। व्यापारियों का जो संगठन होता उसे नगरम कहते, नगरम। तो नगरम का जो चीफ होता वो श्रेष्ठी कहलाता। तो मुख्य व्यापारी, प्रधान व्यापारी। फिर है शहर का व्यापारी या नगर का व्यापारी, एक ही बात है। शार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का मुखिया। वन हु लीड द ट्रेड डेलीगेट्स, कारवा, उसको क्या कहते हैं? शार्थवा। शार्थवा मतलब जो व्यापारियों के झुंडों को नेतृत्व देता, आगे आगे चलता। लोग पैदल ही, गाड़ियों पर, जहाजों पर, पानी वाले जहाज पर, नाव पर एक जगह से दूसरी जगह व्यापारिक सामान को ले जाते, तो सब कोई तो लीडर होगा ना, तो शार्थवाह कहलाता था। प्रथम कुली का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। अब बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन थे, शिल्पकार लोग थे, वास्तुकार लोग थे,
तो जो मुख्य वास्तुशिल्पी होता था उसे क्या कहते? प्रथम कुलिक। हॉट क्वेश्चन है यहां से। तथा कायस्थों यानी लिपिक वर्ग होते जो सारे कागजातों को मेंटेन करते, रिकॉर्ड्स कीपर, रिकॉर्ड को मेंटेन रखने वाला, लिख करके मेंटेन रखने वाला, उसको कायस्थ कहा गया। गुप्त काल में पहली बार हमें कायस्थ समुदाय का जिक्र मिलता है, जिसे लिपिक के तौर पे जाना जाता है, रिकॉर्ड होल्डर जाते, जिसमें जमीन के कागजात, व्यापार वाणिज्य सबके कागजात तैयार करते थे, रिकॉर्डिंग का काम करते। क्लर्क, करनी, कर्ण, क्लर्क, लिपिक, ये सब उन्हीं के नाम थे, कायस्थ कहलाते थे। तो कायस्थ कहां से आते हैं? गुप्त काल से। देखा आपने क्या क्या बातें हुई हैं? रिमेंबर, नॉट ओनली द टीचर, इवन द होल ऑफ यू पीपल, लाइक IAS, PCS, TGT, PGT, जितने भी हैं, ये जो भी बता रहा हूं, ये सारे के सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आना ही है, जरूर याद रखिएगा। शार्थवाह क्या होता है? प्रथम कुलिक क्या होता है? ठीक है ना? फिर हमने क्या कहा? संधि विग्रह क्या है? महादंड नायक क्या है? क्या है? सब याद रखना पड़ेगा आपको। पुलकेशिन का क्या मतलब है? नरकेशरी का क्या मतलब है? रवि कृति कौन था? हरिसेन कौन था? प्रयाग प्रस्ति क्या है? ऑल थिंग्स यू हैव टू बी रिमेंबर ऑन टिप्स, जुबान पे होनी चाहिए। चलिए, इन सब से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। जो लोग अब तक भी जो हमारे पेड टेस्ट पेपर में अभी तक भी एडमिशन नहीं लिए हैं, जो सिर्फ 149 रुपीज का, प्लीज जितनी जल्दी हो ले, क्योंकि 15 से 20 तारीख के बीच हम टेस्ट शुरू कर देंगे, अब रुकेंगे नहीं। चलिए अब आगे आइए। एक नए प्रकार की सेना, इसका जिक्र है। सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, बिल्कुल। जो आर्मी चीफ होते, सेना नायक, सेनापति, देयर इज नो रेगुलर बेस सैलरी, बट ग्रांटेड फ्रॉम किंग साइड द पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा मिलता। उस जमीन के टुकड़े से रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो अपनी सैलरी समझ के रखता था। तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था जमीन के टुकड़े से, तो जमीन का टुकड़ा दिया जाता था कि दिस इज फॉर यू एज ए सैलरी, यू हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड कीप इट एज ए सैलरी। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता। दी गई भूमि से ये कर वसूलते, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते। तो भूमिदान इसी को कहते हैं। अगर ये भूमि ब्राह्मणों को ग्रांट किया जाता लैंड, तो ब्रह्मदेय कहलाता। अब इन्हीं भूमि से जो भी इनकम आता, उससे राजा के लिए वो जो सेना मेंटेन कर रहा है, सेनापति, घोड़ा है, बैल है, खच्चर है, गधा है, बकरी है, घास वाले हैं, बर्तन वाले हैं, क्या कहते हैं, गुसलखाना है, मेड है, चरवाहे हैं, घास काटने वाले हैं, धोबी है, नाई है। सेना में तो सब कुछ होता है ना। आज भी तो सेना में देखते हैं पुजारी होता है, नाई होता है, सबके लिए टेंडर निकलता है, भाई नौकरी कर लो। माली है, बगीचे वाला है, सब है। तो ऐसे ही होते थे। इन सब का खर्च इसी भूमि से निकाला जाता था, खुद का वेतन भी और इन सब के खर्च भी, वेतन भी। युद्ध के लिए हथियार जुटाने पड़ते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। ध्यान देंगे, कहने का मतलब है सामंत एक ऐसी व्यवस्था थी जो जमीन पर आधारित थी, जमीन के रिश्ते से संबंधित थी। राजा की बहुत सारी शक्तियां उसमें आ गई थी और अन्य लोगों पर शोषण करते थे। जमीन का मालिक एक्चुअल ना होकर के उसकी शेयरिंग करता था। तो ये होता था सामंत। और इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा है। 20 मिनट मुझे लगेंगे इस पर समझाने पर, किसी और दिन समझाऊंगा, ठीक है। फ्यूडलिज्म, सर्फडम, सामंत। ये सामंतशाही यूरोप में अंधकार का युग कहलाता है, द एरा ऑफ डार्कनेस। पर इंडिया में इनलाइटेंड था, कोई डार्कनेस नहीं था, सब कुछ आगे ग्रोथ हुआ, बड़ा इंडिपेंडेंट आ गया। गांव जो है इंडिपेंडेंट हो गए, शहर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गांव, जमीन इंपॉर्टेंट हो गया। और मुद्रा व्यवस्था कम पड़ गई, लिक्विडिटी गायब हो गई, बार्टर सिस्टम आ गया। ये है फ्यूडलिज्म का कुछ फीचर। तो याद रखना है, स्वाभाविक है। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम का नाम सुना है? हमारी बहुत बड़ी पंजाबी लेखिका रही। अमृता प्रीतम ने गुलाबों वाली बाग, कागज पे कैनवास और बहुत सारी लिखी। कागज पे कैनवास में एक डायलॉग लिखती हैं, बहुत अच्छा है, गौर से सुनिएगा। वो डायलॉग है,
जब नदियां सूखती है तो नाले का पानी गरजता है। अक्सर यमुना में या आप अपने आसपास के नदियों में देखा होगा, या बड़े नाले में जब छोटी नाली गिर रही होती है, तो जब बड़े नाले या नदी में पानी कम हो जाता है, लेवल नीचे आता है, तो अन्य जगहों से जो छोटे छोटे नालियों के पानी उस नदी में नाले में गिर रहे हैं, तो देखते हैं कितना आवाज करता है, घड़घड़ा के। थोथा चना बाजे घना, वही कह रहा है, जब नदियां सूखती है तो नाले का पानी भी गरजता है। अर्थ समझिए, जब दुर्बल हो जाए राजा तो ये सामंत भी स्वतंत्र हो जाते थे। जैसे लेटर मुगल में मुगल बादशाह सब कमजोर हुए, बड़े बड़े सामंत अवध, बंगाल, ये सब कर्नाटक सब अलग होते चले गए। याद रखिएगा, पकड़ मजबूत बनानी पड़ती है। सोनिया, राहुल ये सब जैसे ही कमजोर पड़ गए, देखा दिग्विजय उधर, शरद पवार उधर, तारिक अनवर उधर, टूटते चले गए। दिस इज द रियलिटी, ध्यान में रखना है। तो दक्षिण के राज्यों में सभाओं का जिक्र आता है, जो अभी तो संभव नहीं है। कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, और कल लास्ट है, ये है, इसके 2 पेज हैं मेरे ख्याल से, और फिर हाँ 2 पेज हैं, और उसके बाद 12वां चैप्टर है। तो कल हम लास्ट करेंगे इसे भी और अगला चैप्टर भी। टिल देन, गुड नाइट।